Today we are going to do a new lecture for the solid state radius ratio for the cation and anion. This is most probably the last video. कहता तो मैं हूँ लास्ट वीडियो पर, जब और देखता हूँ तो मैटर और बढ़ता चला जाता है। अब अपने रेडियस रेशो निकालने जा रहे हैं। एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड का हमारे सिलेबस में CBSE में वो करेंगे, 2-3 और करेंगे। सबसे पहले रेडियस रेशो निकाला क्यों जाता है? ये आयनिक कंपाउंड के लिए निकाला जाता है और आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए निकाला जाता है। रेडियस रेशो फॉर द कैटायन एंड एनायन, जो कि आपने FCC से BC से सारे पढ़े हैं ना, तो एनायन कैटायन अंदर कैसे फिट होता है उनका रेशो निकाला गया, जिससे वो एग्जैक्ट जाके कैटायन फिट हो जाए एनायन में, या जो भी बड़ा होगा ना वो फिट होता है। अब इसके कुछ 2-4 रूल्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिए, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगता है। नंबर 1 है कि radius ratio we are checking for the ionic solid. Why we are going to get us to check the stability of the ionic solid like a sodium chloride, potassium chloride. Radius ratio को मैं कैपिटल R वर्सेस स्मॉल r लिखता हूँ। कैपिटल R जनरली मैं यूज़ करूँगा एनायन के लिए, कैपिटल R जनरली मैं एनायन के लिए यूज़ करूँगा, या इसकी जगह R नेगेटिव आ सकता है, और स्मॉल r मैं कैटायन के लिए यूज़ करूँगा, या उसके लिए R प्लस आ सकता है। ये 2 टर्म ध्यान रखना। बाकी अपने अपने वे से कुछ मर्जी मान सकते हो, जैसे इसको होस्ट मान सकते हो, इसको गेस्ट मान सकते हो। तो रेडियस रेशो होगा क्या? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ से आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि अगर रेडियस ऑफ कैटायन ज़्यादा है तो रेडियस रेशो ज़्यादा है। Is it clear? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। If radius of cation is greater, it means radius ratio is greater. And WKT का मीनिंग होता है we know that, बच्चे जानते होंगे। Radius of anion is always greater than cation. ये आपने 11th स्टैंडर्ड में periodic टेबल में पढ़ा है कि एनायन का साइज कैटायन के साइज से बड़ा होता है। ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। अब रेडियस रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा। अगर रेडियस रेशो ज़्यादा है, रेडियस ऑफ कैटायन ज़्यादा है, रेडियस ऑफ कैटायन ज़्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आयनिक कंपाउंड के अंदर हमसे CBSE में नहीं पूछा जा सकता, ये टेक्निक होती है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम निकाल लेते हैं। अब आपके पास आता है कुछ और रूल्स है। कैटायन और एनायन स्फेरिकल होने चाहिए और ईच अदर को और एंड दे टच ईच अदर, कैटायन और एनायन। उसके बाद एनायन जनरली नॉट टच ईच अदर, जनरली टच नहीं करेंगे। कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन। तो जितने ज़्यादा कैटायन होंगे, कैटायन के चारों तरफ जितने ज़्यादा एनायन होंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और ये डिपेंड करेगा ना कि अगर मान लो कैटायन का साइज बड़ा है तो उसके चारों तरफ एनायन ज़्यादा लगेंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा आएगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर कैटायन का साइज बहुत छोटा है तो देख लो कितने एनायन लगते हैं, वो उसको टच ही नहीं करते, कम लगते हैं तो स्टेबिलिटी कम आएगी। फिर पैकिंग करने के लिए तरीके होते हैं। जैसे सपोज करो हम मिठाई के डब्बे में मिठाई पैक करते हैं, तो हमने लड्डू और बादाम पैक करने हैं, तो हम लड्डू की एक रो बनाएंगे, उसके ऊपर एक एक बादाम लगा देंगे। तो लड्डू कौन है? बड़ा है। तो बड़ा हमारे पास कौन है? एनायन। तो एनायन जो है वो FCC, BCC, HCP टाइप की पैकिंग बनाते हैं। उसके अंदर जो होल होता है ना, उस होल में जाके कैटायन फिट होता है। आज हम एक करने जा रहे हैं रेडियस रेशो फॉर द ट्राइगोनल वेट। तो ट्राइगोनल वेट का रेडियस रेशो देखते हैं कैसे आता है। ट्राइगोनल वेट का रेडियस रेशो कॉम्पिटिटिव के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस रेशो फॉर द ट्राइगोनल वेट, तो चेक करते हैं कैसे आता है ये एक ट्राइगोनल वेट ले लेते हैं हम। ये कलाकारी अच्छी होनी चाहिए आपकी, नहीं तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। और ये बेटा मैंने 3 ले लिए एनायन। अब इसके अंदर पड़ा है एक कैटायन, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब इसके अंदर हमने एक बनाया ट्राइगोनल वेट, एक ट्रायंगल खींचते हैं। अगर यहाँ से हम ट्रायंगल खींचें, कैटायन बड़ा, एनायन का साइज बड़ा हो जाएगा बेटे, इसको आप बड़ा ले लेना, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा
और जब हम इसको बड़ा ले लेंगे रेडिकुलर, अब ये एक ट्रायंगल लगा दिया मैंने टच करते हुए, जिससे कि आपके पास ट्रायंगल का एरिया टोटल ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये एक एंगल कितने का होगा, एक एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा, ये सबको मालूम है। ट्रायंगल 180 होता है, एक कितना आ गया 60। अब हम इसके अंदर कुछ पॉइंट मान लेते हैं और फिर इसको मैंने माना ए, दिस इज सी एंड दिस इज, इसमें हम बाइसेक्टर निकालते हैं, इसको मैंने माना डी, इज इट क्लियर। और इस पॉइंट को आप मान लो बी। और मेरी बात सुनो, जब हमने ये किया तो यहां से हम अगर एक टच कर निकाल दें, यहां से देखना दोस्तों, ये बाइसेक्टर निकाल दिया ना मैंने, ये पॉइंट आपके पास बी आ जाता है जैसे। अब मैंने किया क्या है, ये बी पॉइंट है, मैंने हाफ रेडियस ले लिया कैटायन की और हाफ ले लिया एनायन की। ओके बेटा, अब अगर ये पूरा 60 का आ रहा है तो ये हाफ एंगल कितने का होगा, हाफ 30 का ही तो होगा। ध्यान से सुनना इसको, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया ना ये वाला। अगर पूरा ट्रायंगल 180 का है, एक एंगल 60 का है, यहाँ से मैंने एंगल बाइसेक्टर डाल दिया। अब अगर ये पूरा एंगल 60 का है तो देखो मैंने कैटायन के मिड से लिया, अब फिर ये कितना हो गया 30 का हो गया। अब 30 का हो गया, बस यहाँ तक की बात इंपॉर्टेंट है। फिर आपने जो मान रखे हैं, मैंने जैसे आपको बोला है कि ए एनायन है, सी बी एनायन है, इनकी रेडियस कैपिटल आर मैंने आपको बताई है या माइनस आर लेना। अब बेटा ये जहाँ तक एनायन है रेड कलर वाला, वो तो कैपिटल आर है और जो कैटायन है वो स्मॉल आर है। बस इतनी सी कहानी है, अच्छे समझ लेना। डायग्राम बनाना सीबीएसई में बहुत काम आता है, आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके आगे बिल्कुल ईजी है, यहाँ तक की इमेजिनेशन, यहाँ तक का काम टफ है। उसके बाद अब आपको यहाँ से दिख रहा है, ये ट्रायंगल ही बाहर उठा लो ना, ये लो। अब ये क्या था, आधा कैटायन है मेरे पास, ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं। ये आपके पास 30 डिग्री था, ये मैंने हाफ कैटायन लिया हुआ है, और ये आपके पास एनायन है और ये दूसरा है। अब ये आया क्या, ये आपके पास ए था, ये सी है, ये मैंने बी माना हुआ है। तो दोस्तों करने कितनी काम अपने को इतना ही तो काम करना है कि ए से ये बीच में डी मान लो, इसको सेंटर से कट करना पड़ेगा ना, एंगल बाइसेक्टर बीच में लेना है, ये फिर ये यहाँ सेंटर में गया, और ये डी है और ये आपके पास सी है। और ए और सी दोनों एनायन है, इनकी रेडियस कैपिटल आर से लिए मैंने। अब यहाँ पे ए से लेके बी तक एनायन और कैटायन दोनों है, तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर। बस यहाँ से फिर मैंने निकाल दिया कॉस। कॉस इज इक्वल टू, आप अच्छे से जानते होंगे, कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये एंगल है कितना, कॉस 30 आया ना हमारे पास, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री तो याद होगी ना बेटा, जैसे हमारे ज़माने में तो होता था लाल बटा में कक्का। अब तुम्हारे आ रहा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या अंदर बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो जौन सा मर्जी उठा लेना। ये साइन है, ये कोस है, ये टैन है। तो कॉस बराबर क्या आ रहा है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बस इतनी सी बात है। और cos 30 की वैल्यू आपको अच्छे से जानना √3/2 होती है, और हमारे पास ये r बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आ रहा है, r अपॉन में r प्लस r इज इक्वल टू cos 30।
cos 30 की वैल्यू √3/2 और ये आपके पास √3/2 और ये आपके पास आ रहा है r अपॉन में r प्लस r। इज क्लियर? अब बेस देख लो, a से लेकर d तक लिया मैंने, ये आपके पास r आ रहा है हाइपोटेनियस, ये रही r प्लस r। इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा, ये आंसर आपके पास आ जाएगा r = 0.155r। जनरली ये डाटा भी याद रखना पड़ता है जब आप कॉम्पिटिटिव में उतरोगे। ट्राइगोनोमेट्री होता है, इससे पहले एक लीनियर वर्ड होता है। लीनियर वर्ड में क्या होता है कि उसमें ये दो मामले एनायन है और इनके बीच में एक छोटा सा कैटायन है। ये लीनियर के लिए है, ये ट्रायंगुलर के लिए है। ट्रायंगुलर के लिए एक बार आप फिर देख सकते हो, ये 3 मैंने एनायन लिए हैं, कोई मर्जी एटम इनको मानो, और इसके बीच में ये पूरा ट्रायंगल बना 180 का, एक एंगल 60 का। जब मैंने एंगल बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर डाला, ये वाला एंगल आधा कितना हो गया 30, फिर ये मैंने cos 30 बनाया। तो cos आपको मैंने बताया कि बेस पर में हाइपोटेनियस। बेस क्या लिया मैंने? बेस आपके पास देखो, डिस्टेंस a से d की कितनी आ रही है r, ये भी लिख लो। बेस आपके पास क्या है? बेस है आपके पास इस वक्त AD, और AD में हमारे पास AD में आपके पास r आ रहा है, और फिर ये हाइपोटेनियस AB है। AB की वैल्यू क्या जा रही है? r प्लस r। बाकी आप अच्छे बच्चे हो, इतनी सी कैलकुलेशन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू कैन डू। अब उसके बाद एक और करते हैं, वो होता है ऑक्टाहेड्रोइड का, जो CBSE के सिलेबस में। यस बेटा, नाउ फॉर द रेडियस रेशो फॉर ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड पाए कहाँ जाते हैं? ऑक्टा का मतलब 8, हेड्रल का मतलब कितने आपके पास फेसेस है। इसके लिए हम एक क्यूब ले लेते हैं। ये रही बेटा क्यूब आपके पास, और अच्छे से देखो इसके पास एटम कहाँ है? कॉर्नर पे है ना, ये हमने देने 6, 1 2 3 4 and 5 and 6। ये आपके पास कितने एटम आ गए? 6 एटम आ गए हमने जो ले लिए। अब इसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वो पाया जाएगा, लोकेशन उसकी यूं आ जाएगी। हमने इसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाना बेटे, तो आपने क्या करना है इसके लिए, लेट्स सपोज 1 2 3 and 4। अब इसके अंदर तुम एक कैटायन फिट कर दो, और यहां से एक ट्राइंगल डालो। पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे हम। इज इट क्लियर? 6 फेसेस के बीच में लेना, आप जैसे मर्जी यूं कर सकते हो। यूं बना लो, फिर स्क्वायर में जाकर यूं बना लो, 1 फिर 2 और यूं, और ऐसे एक एटम ऊपर से रख के देख सकते हो। अलग अलग इमेजिनेशन है अपनी, और एक एटम नीचे से। ये आपके पास 4 एटम दिखाए हैं, और यहाँ पे कहीं अपना कैटायन फंसा हुआ है। अलग अलग व्यूज है ना। अब इसको ऊपर से देखो तो यूं 1 2 3 4, एक ऊपर से अप साइड से नीचे जाएगा, एक डाउनवर्ड से ऊपर जाएगा। अलग अलग इमेजिनेशन है। इज इट क्लियर? उसके बाद इसको माना हमने B, इसको C, इसको मान लो A। अब देखो बेटा, ये आपके पास एनायन है, एनायन का रेडियस r, दिस बिकम्स r, ये कैपिटल R, और जो कैटायन है वो स्मॉल r, अगेन r, और ये स्मॉल r। 4 एटम है, इसके अंदर ये दिखाया। ऊपर और नीचे वाला भी 3D है ना, तो देख नहीं सकता। तो आपके पास BC स्क्वायर
इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब B से लेके C तक की डिस्टेंस कितनी है, दोनों यहाँ टच किया ना मैंने, तो ये आपके पास आ जाएगी 2r का स्क्वायर AC स्क्वायर r प्लस r का स्क्वायर, और ये भी r प्लस r का स्क्वायर, r प्लस r का स्क्वायर। ये हम स्क्वायर पैकिंग में लेके जाते हैं ना, 3D में जाते। तो अब ये आपके पास बन गया 2r का स्क्वायर है ना, ये बन गया 4r का स्क्वायर, और ये r प्लस r का स्क्वायर 2 इंटू r प्लस r का स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये बच गया आपके पास 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस r का स्क्वायर। अब दोनों का अंडर रूट ले लो, ये बन गया अंडर टू r इज इक्वल टू r प्लस r। इतनी बात आ गई समझ। अब आपके पास अंडर टू r इज इक्वल टू r प्लस r, अंडर टू की वैल्यू 1.414, याद उधर जाएगा तो r बाई r प्लस r बाई r, 1.414 इक्वल टू 1 प्लस r बाई r, ये 1.414 माइनस 1 इक्वल टू r बाई r, दैट इज 0.414 r इज इक्वल टू r। ये इतना ध्यान रखना, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी मैंने रेक्टेंगल वर्टिकल दोनों दिखाना है कि अगर हम ऑक्टाहेड्रोइड 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं, ध्यान से अच्छे सुनना, ये बात कंपटीशन के लिए जरूरी है। ये रेडियस रेशो इक्वल टू और ग्रेटर देन आता है, तो ये 414 आता है। जब आप और देखोगे इसका तो वो 0.732 r इज इक्वल टू r आएगा। मतलब अगर ऑक्टाहेड्रोइड है तो उसकी रेंज इन दोनों के बीच में है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो देखोगे उसमें मैंने दोनों दिखा रखे हैं, 3D पैकिंग भी और 2D पैकिंग भी। ऐसे जो टेट्राहेड्रोइड होगा ना, उसके अगर 2 डायमेंशन में पैकिंग देखोगे तो 0.414 आपसे स्टार्ट होगी, इज क्लियर। फिर 3 डायमेंशन में जाएगी 0.225 तक। इस तरीके से ये आपका रेडियस रेशो। और ये तो आप CBSE वाले तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, NCERT एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, रेडियस रेशो फॉर द ऑक्टाहेड्रोइड। उसके बाद टेट्राहेड्रोइड की नेक्स्ट वीडियो बन रही है, टेट्राहेड्रोइड की नेक्स्ट वीडियो बन रही है। इसी के साथ आपका सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड आई है, बेटा कल जो ऑनलाइन क्लास जाएगी उसमें NaCl की स्ट्रक्चर और एक ब्रैग इक्वेशन है, तो वो मैं कल बच्चों को जरूर करवाऊंगा। अगर मन किया और बच्चों ने कहा तो मैं इसे अपलोड भी कर दूँगा। ओके बेटा, बाय बाय।